सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 4 होने वाला है और इससे पहले मैंने 3 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट करा रखे हैं इस चैप्टर के एमसीक्यू के। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हमने जितने भी एमसीक्यू लाए हुए हैं वो पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो यहाँ पर आज के सेशन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। यानी कि यहाँ पर 4 कथन दे गए हैं और उनको हमें पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा एक कथन गलत है। आइए देखते हैं सबसे पहला कथन। जब पराग 2 कोशिका अवस्था में झड़ता है, यानी कि जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, जब वो 2 कोश की अवस्था में झड़ते हैं, परागकोश से बाहर निकलते हैं तो दोहरा निषेचन नहीं होता है। यानी कि पहला कथन कह रहा है कि जब परागकण द्विकोश की अवस्था में परागकोश को तोड़ करके बाहर निकल जाते हैं तो उस समय उनमें दोहरा निषेचन नहीं हो सकता है। अब दूसरा कथन पढ़ते हैं, वर्धी कोशिका जनन कोशिका से अधिक बड़ी होती है। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें गलत कथन का चुनाव करना है। दूसरा देखते हैं सी वाला ऑप्शन, कुछ पौधों में परागकण कई माह तक जीवन क्षम बने रह सकते हैं। यानी कि कुछ पौधों के परागकण ऐसे होते हैं जो कई माह तक सुरक्षित या बोल सकते हैं जीवन क्षम बने रह सकते हैं। तो ये भी एक सही कथन है, लेकिन हमें गलत कथन का चुनना है, इसीलिए ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। आइए अब आखिरी कथन को देखते हैं, अंतःचोल सेलुलोज तथा पैक्टिन का बना होता है। तो बिल्कुल सही है, जो परागकण का अंतःचोल होता है, इंटाइन वाला पोर्शन होता है, वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। और जो बाहर वाला भाग होता है जिसे बाह्य चोल या एक्साइन बोलते हैं, वो स्पोरोपोलिन और ल्यूबिस कणों का बना होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये भी कथन आपका सही है, लेकिन ये कथन क्या हो जाएगा, आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जब परागकण द्विकोश की अवस्था में निकलते हैं तो वो दोहरा निषेचन नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल गलत कथन है। क्यों? क्योंकि परागकण द्विकोश की अवस्था में मान लीजिए निकल भी रहे हैं परागकोश से, तो जैसे ही वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं पुष्प के, तुरंत ही उनमें विभाजन हो जाता है उनके अंदर युग्म में और तुरंत वो 3 कोश की अवस्था में आ जाता है। तो इसलिए वहां पर दोहरा निषेचन होना संभव है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि दोहरा निषेचन नहीं हो सकता है। तो गलत कथन कौन सा होगा? गलत कथन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो यानी कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वो गलत कथन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है उन पौधों में जिनके अंडाशयों में कुछ ही बीजांड पाए जाते हैं, परागण साधारणतः किसके द्वारा होता है। यानी कि ऐसे पौधे जिनके पुष्प में जो बीजांड होता है वो कुछ ही मात्रा में पाए जाते हैं या केवल एक ही बीजांड पाया जाता है, उनमें किस तरीके का निषेचन देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर मधुमक्खी द्वारा, दूसरा ऑप्शन है तितली द्वारा, तीसरा ऑप्शन है पक्षी द्वारा, या चौथा ऑप्शन है वायु द्वारा। तो याद रखिएगा इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ऐसे पुष्प जिनके अंडाशय में केवल एक ही बीजांड होते हैं, उनमें जो परागण होता है वो सामान्यतः कैसा होता है, वायु परागण होता है। उनमें ना ही मधुमक्खी द्वारा होगा, ना ही पक्षी द्वारा होगा और ना ही तितलियों द्वारा होगा। तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जो होता है दूसरे क्वेश्चन का, वो सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है तंतु रूप उपकरण किसका लक्षण होता है। यानी कि जो एग एपरेटस होता है भ्रूणकोश के अंदर, वो किसका विशिष्ट लक्षण है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है निलंबक, ऑप्शन नंबर बी है अंड, ऑप्शन नंबर सी है सहायक कोशिका और ऑप्शन नंबर डी है युग्मज। तो याद रखिएगा यहां पर इसका सही आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि जो अंड समुच्चय या एग एपरेटस होता है वो 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी एक होता है सहायक कोशिकाएं और एक होता है बीच में बड़ी सी अंड कोशिका जिसको एग सेल बोलते हैं, और इन्हीं के मिलने से अंड समुच्चय बनता है। तो इसका जो विशिष्ट कोशिकाएं हैं वो कौन सी हैं? सहायक कोशिकाएं हैं जो अधिक संख्या में मिल रही हैं। इसीलिए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कायिक जनन तथा असंग जनन के बीच क्या समान है। यानी कि असंग जनन और कायिक जनन के बीच ऐसी कौन सी बात है जो समान रूप से पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दोनों पैतृक के समान संतति उत्पन्न करते हैं, दोनों केवल द्विबीजपत्री पादपों में लागू होते हैं, दोनों पुष्पन अवस्था को टालते हैं और दोनों संपूर्ण वर्ष होते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है दोनों पैतृक के समान संतति उत्पन्न करते हैं। यानी कि जैसे बोल सकते हैं जनक जीव रहेगा वैसे ही उनकी संततियां भी होंगी।
यानी कि सेम तौर पर उनके आकारिकीय रूप से और अनुवांशिक रूप से दोनों जनक और संततियां समान होती है। इसके कहने का मतलब यहाँ पर यह है। तो इसीलिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आइए बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है वायु परागण सामान्यतः किसमें होता है, यानी कि वायु द्वारा परागण किसमें देखने को मिलता है सामान्य तौर पर। ऑप्शन नंबर ए है सिंबों में, बी है लिली में जिसे हम कुमुदनी बोलते हैं, सी है घास में और चौथा है आपका डी ऑर्किड में। तो याद रखिएगा इसका सबसे सामान्य एग्जाम्पल आपको मालूम होगा जब आपने परागण की प्रक्रिया पढ़ी होगी कि जो वायु द्वारा परागण होता है वो सामान्य रूप से किसमें देखने को मिलता है, घास में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी घास। तो और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। तो इसलिए याद रखिएगा पांचवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी है घास में वायु परागण सामान्य तौर पर देखने को मिलता है, ये यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस एक स्वयुग्मन परागण होता है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक स्वयुग्मन परागण है, यानी कि ऑटोगेमी तरीके का परागण होता है। तो पहला यहाँ पर देखा है सजात पुष्पी परागण, दूसरा है परनिषेचन, तीसरा है उन्मील्य परागण या चौथा है अनुन्मील्य परागण। तो अगर आपने अच्छी तरीके से परागण की प्रक्रिया पढ़ रखी है तो स्व परागण में बताया गया था कि उसकी कुछ बोल सकते हैं अनुकूलन होते हैं पौधों के पुष्प में। तो जो पुष्प होता है अगर वो कैसा होगा, अनुन्मील्य होगा। अनुन्मील्य का मतलब कि उसके जो दल पुंज होते हैं उसके स्त्री केसर और पुंकेसर को ढके रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब स्त्री केसर और पुंकेसर ढका रहेगा पुष्प का तो उसके परागकोश से जो परागकण निकलेगा वो उसी पुष्प के वर्तिका पर जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं कैसी परागण की प्रक्रिया होगी, स्वयं परागण की प्रक्रिया होगी, ऑटोगेमी होगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छठे क्वेश्चन का वो यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो निम्नलिखित में से किस एक में स्वयुग्मन परागण होता है। तो आपका जो अनुन्मील्य यानी कि क्लिस्टोगेमी परागण होते हैं उनमें स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगेमी परागण देखने को मिलता है और बाकी के आपके ऑप्शन हो जाएंगे गलत। चलिए अब बात करते हैं हम सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन देखते हैं न्यूक्लियस बहुभुरता किसकी प्रजातियों में पाई जाती है। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है सिट्रस, दूसरा ऑप्शन है गॉसियम, तीसरा ऑप्शन है सिट्रिकम और चौथा ऑप्शन है आपका ब्रेसिका। तो यहाँ पर कुल 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि जो सिट्रस होता है वो नींबू प्रजातियां होती है, यानी कि नींबू में बहुभुरता देखने को मिलती है। और बहुभुरता की खोज किसने की थी, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि एंटोनी वान लीवेनहॉग ने बहुभुरता की खोज की थी। तो इस तरीके से सातवें क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है सिट्रस वो बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी के बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं आपका 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है आवृत्त बीजियों में क्रियाशील गुरु बीजाणु किसमें विकसित होता है, यानी कि आवृत्त बीजियों में जो क्रियाशील गुरु बीजाणु बनता है वो आगे जाकर के कौन सी संरचना बनाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है परागकोश, ऑप्शन नंबर बी है भ्रूणकोश, ऑप्शन नंबर सी है अंडाशय और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूणकोश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूणकोश। कैसे, अभी मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर जो आपका क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उसके अंदर जो केंद्रक मिलता है वो क्या करता है, लगातार विभाजन करता है 1 से 3 बार, जिसकी वजह से उसके अंदर कुल 8 केंद्रक बन जाते हैं और जो आगे चल करके व्यवस्थित होते हैं और तब जाकर के बोल सकते हैं 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था बनती है इस क्रियाशील गुरु बीजाणु का। तो इसी क्रियाशील गुरु बीजाणु को हम क्या बोल देते हैं, भ्रूणकोश बोल देते हैं। और इसकी व्यवस्था कैसी होती है, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होती है। तो इसलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भ्रूणकोश। अब आइए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो 9वां क्वेश्चन बोल रहा है वायु परागित फूल कैसे होते हैं, जो वायु परागण करने वाले पुष्प होते हैं उनके कौन से गुण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है छोटे बहुत संख्या में सूखे परागकणों को उत्पन्न करने वाले, बड़े और बहुत अधिक मात्रा में मकरंद एवं परागकण उत्पन्न करने वाले, छोटे मकरंद युक्त एवं सूखे परागकण उत्पन्न करने वाले और आखिरी है छोटे रंगीन तथा मकरंद युक्त। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। कैसे, देखिएगा यहाँ पर जो वायु परागण करने वाले पुष्प होते हैं उनका सबसे बड़ी जो विशिष्टता होती है वो क्या होती है कि ऐसे पुष्प छोटे होते हैं और उनमें जो परागकण होते हैं बहुत अधिक संख्या में निकलते हैं और ऐसे परागकणों में किसी भी प्रकार का सुगंध नहीं होता है और ना ही मकरंद होता है और ना ही ये रंगीन होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के कीट को आकर्षित करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसीलिए वायु परागण करने वाले पुष्पों के ये विशिष्ट लक्षण होते हैं। इसीलिए यहाँ पर आपके 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा और बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम 10वें क्वेश्चन की। 10वां क्वेश्चन बोल रहा है एक ही पुष्प में उसके परागकोश से निकलने वाले परागकणों का
उसी पादप के अन्य पुष्प में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है। यानी कि जब किसी एक पुष्प के परागकोश से जब परागकण निकलते हैं तो उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब जाकर परागकण गिर जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है केंद्रक संलयन, ऑप्शन नंबर बी है स्वयुग्मन, ऑप्शन नंबर डी है सजात पुष्पी परागण और ऑप्शन नंबर डी है आपका परनिषेचन। तो आपको अच्छी तरीके से इसका आंसर मालूम भी चल गया होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सजात पुष्पी परागण, क्योंकि सजात पुष्पी परागण वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक पुष्प का परागकण निकल करके उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चला जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो ऑप्शन नंबर सी है क्वेश्चन का वो करेक्ट हो जाएगा और बाकी के बाकी गलत हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन बोल रहा है सिट्रस के असंग जनिक भुड़ किससे बनते हैं। यानी कि जो सिट्रस होता है, नींबू होता है, उसमें जो असंग जनिक भुड़ होते हैं वो किससे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए बीजांड के भीतर मात्रिक बीजाणु भित्ति से, द्विगुणित अंड से, सहायक कोशिका से या फिर प्रति स्वयंत अंड से। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बीजांड के भीतर मात्रिक बीजाणु भित्ति से और बाकी के ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। चलिए अब बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। 12वां क्वेश्चन बोल रहा है फूलों के भीतर एक लिंगिता में पाए जाने से किस बात की रुकावट होती है। यानी कि जब पुष्प एक लिंगी होते हैं तो उनमें कौन सी प्रक्रिया नहीं हो सकती है। तो पहला दे रखा है सजात पुष्पी परागण को परंतु निषेचन को नहीं। यानी कि इसमें सजात पुष्पी परागण हो सकता है लेकिन बोल सकते हैं निषेचन नहीं हो सकता। दूसरा स्वयुग्मन तथा सजात पुष्पी परागण, यानी कि स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण इसमें नहीं हो सकता है। स्वयुग्मन को किंतु सजात पुष्पी परागण को नहीं। यानी कि इसमें स्वयुग्मन तो हो सकता है ऐसे पुष्पों में जो एक लिंगी होते हैं, लेकिन इनमें सजात पुष्पी परागण नहीं हो सकता है। और तीसरा दे रखा है सजात पुष्पी परागण तथा निषेचन दोनों। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर पहले देख लेते हैं कौन सा सही होगा। तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा और बाकी के बाकी गलत हो जाएंगे। अब आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का, वो बोल रहा है 13वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधकता होता है। यानी कि इनमें से कौन सा एक भाग है जो एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है परागकण का बाह्यचोल, पत्तियों का क्यूटिकल, काग या फिर कास्टिल रेशे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि परागकण का जो बाह्यचोल होता है वो आपको अच्छी तरीके से मालूम है स्पोरोपोलिन का बना होता है और स्पोरोपोलिन परागकण को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। यानी कि उस पर किसी भी अम्ल छाल या एंजाइम का प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा और बाकी के बाकी गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने आज हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही है उसको भी आपने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आई होप आपको हर एक बात समझ में आया होगा और अगर आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आया तो आज के सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद।